आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। एमएससी सेकंड सेम के इस अभी क्लास में हम ई रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स में हम एंट्रोपी प्रोडक्शन और एंट्रोपी फ्लो इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। इसकी जस्ट पिछली वीडियो में आप ज़रूर उसको देखिए, अदरवाइज़ आप समझ ही नहीं पाएंगे। ये हम क्या पढ़ रहे हैं इसको बिल्कुल आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसकी जो पिछली वीडियो है उसको ज़रूर देखिए। वहाँ उस वीडियो में हम इस एक्सप्रेशन तक पहुँच गए थे। अभी ये एक्सप्रेशन है क्या, अगर मैं बहुत सिंपली आपको समझाना चाहूँ तो थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान देंगे तो आप मेरी बात को समझ भी सकते हैं, अभी भी समझ सकते हैं कि भाई मैं क्या कह रहा हूँ। ये एक्सप्रेशन अभी तक कैसे आया है इसको तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, लेकिन हम आपको जो है ओके तो हम ये एक्सप्रेशन आया कैसे है इसको हम अभी डिराइव तो नहीं करेंगे, लेकिन इस एक्सप्रेशन में कौन सी चीज़ क्या है इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भाई एंट्रोपी फ्लो और एंट्रोपी प्रोडक्शन, इसको हम पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ किस केस में रहे हैं, तो हमारे पास क्या चीज़ है ज़रा ध्यान से समझना। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सिस्टम है जिसके दो फेज़ हैं। तो ये आपको ग्रीन लाइन के अंदर एक सिस्टम दिखाई दे रहा है, और इस सिस्टम के अंदर क्या है, हमारे पास दो फेज़ हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको बताऊंगा मैं। इसमें फ़ेज़ 1 है और फ़ेज़ 2 है, यानी कि इस सिस्टम के दो पार्ट हैं, समझ लीजिए, ठीक है। और ये जो आपका फ़ेज़ 1 है और फ़ेज़ 2 है, इनके बीच में क्या हो सकता है, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के बीच में क्या हो सकता है, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के बीच में यहाँ पर जो हीट है वो फ्लो कर सकती है, और यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लो कर सकते हैं। तो यार यहाँ पे दो चीज़ों का फ्लो यहाँ पर संभव है, फ़ेज़ 1 से फ़ेज़ 2 की तरफ। यहाँ पर दो चीज़ें इस सिस्टम में फ़्लो कर सकती हैं, एक यहाँ हीट फ्लो कर सकती है और एक क्या फ़्लो कर सकता है, यहाँ मास फ्लो कर सकता है, यहाँ पार्टिकल फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये फ़ेज़ 1 से फ़ेज़ 2 की तरफ हीट फ्लो करेगी या मास फ्लो करेगा, तो इस वक्त यहाँ पर क्या होगा, एंट्रोपी में कुछ बदलाव आएगा, ठीक है। एंट्रोपी क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। एंट्रोपी का मतलब है रैंडमनेस, एंट्रोपी इज़ अ रैंडमनेस। ये बताती है कि किसी सिस्टम में कितनी ज़्यादा अव्यवस्था है, कहीं पर पार्टिकल्स कितने ज़्यादा अव्यवस्थित हैं, कितने ज़्यादा बिखरे हुए हैं, कितने ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। इसको हमारी जो गणितीय मान बताता है उसको कहते हैं एंट्रोपी, और उसको एस से हम थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों प्रदर्शित करते हैं। तो यार हमारे पास यहाँ पे देखो ना, इस वाले केस में, इस फर्स्ट वाले केस में और इस सेकंड वाले केस में अगर आप देख सकते हैं तो आप देखेंगे कि फर्स्ट वाले केस में पार्टिकल बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं, सेकंड वाले केस में पार्टिकल बिल्कुल रेगुलर हैं, अच्छे से अरेंज है। तो यहाँ पे एंट्रोपी कम होगी और यहाँ पर एंट्रोपी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये तो एंट्रोपी बहुत बेसिक चीज़ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इस फ़ेज़ 1 से फ़ेज़ 2 की तरफ हीट मूव करेगी, गर्मी जब फ़ेज़ 1 से फ़ेज़ 2 की तरफ जाएगी, तो गर्मी के जाने की वजह से पार्टिकल्स में अव्यवस्था बढ़ती है, पार्टिकल्स बिखर जाते हैं, पार्टिकल्स यहाँ वहाँ भाग जाते हैं। इसका मतलब यहाँ कुछ एंट्रोपी क्या है, बढ़ेगी। और दूसरी बात है भैया, जब पार्टिकल्स ही चले जाएं, पार्टिकल्स ही मूव कर जाएं, जब फ़ेज़ 1 से फ़ेज़ 2 की तरफ कण का ही प्रवाह होगा, जब पार्टिकल्स फ्लो करेंगे, तो ऑब्वियस बात है कि इसकी वजह से भी क्या होगी, एंट्रोपी चेंज होगी। तो यार हीट की वजह से भी एंट्रोपी चेंज होती है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वजह से भी क्या होती है, एंट्रोपी चेंज होती है। तो जब हीट की वजह से एंट्रोपी चेंज होगी तो कितनी होगी, तो हीट की वजह से जब एंट्रोपी चेंज होती है तो वो कितनी होगी, उसके लिए जो गणितीय मान है वो dQ/dt होता है। ये देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात बता दी मैंने आपको। बस जो बच्चा अभी जुड़ा है वो भी समझ लेगा इस बात को कि जब हीट की वजह से एंट्रोपी परिवर्तन जो होता है उसको कैसे दिखाया जाता है, उसको dQ/dt से दर्शाया जाता है। और जो ये मास की वजह से ये जो पार्टिकल गए हैं, ये जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, इसकी वजह से जो एंट्रोपी में चेंज होता है उसको इस मैथमेटिकल फैक्टर से दर्शाया जाता है। ये है आपका 1/T सिग्मा
म्यू आई डी एन आई, म्यू आई डी एन आई, यहाँ पर म्यू है, यहाँ पर म्यू है हमारा केमिकल पोटेंशियल, और यहाँ पे डी एन आई का मतलब कितने पार्टिकल्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं उसको ये दर्शाता है। आई यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आई शो कर रहा है। तो बच्चों ये हमारे पास जो है एंट्रोपी में चेंज होगा, ये एंट्रोपी में हमारा चेंज होगा यहाँ पर दो कारणों की वजह से। एक कारण क्या है, एक कारण क्या है हमारा, एक कारण है हीट। तो यहाँ पर जो हमारा है हीट के कारण हमारी कितनी एंट्रोपी, हीट जब मूव कर रही है फेज़ 1 से फेज़ 2 की तरफ, तो कितनी एंट्रोपी हमारी यहाँ पे चेंज हो रही है, वो हमारा ये वाला फॉर्मूला है, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला है। और दूसरा हमारा ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ये बता रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के यहाँ पे पार्टिकल बोलेंगे या मास बोलेंगे, पार्टिकल के मूव होने के कारण या फ्लो करने के कारण ये जो एंट्रोपी में चेंज होता है, इसको हम बच्चों दूसरे वाले मैथमेटिकल फॉर्म से दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्या अब हम आगे बढ़ेंगे तो आप क्या समझेंगे, इसको बहुत ध्यान से समझना। ये बहुत ही आसान सी बात आपको बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको समझाऊंगा, आप समझते रहना मेरी बात को, ठीक है। अब हम तो ये बात तो समझ चुके हैं, अब हम समझेंगे। अब भाई जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, 1 से जब पार्टिकल जा रहा है फर्स्ट फेज से सेकंड फेज की तरफ पार्टिकल जा रहा है, तो ये इतना यहाँ पे एंट्रोपी में चेंज हो रहा है। और जब हीट जा रही है तो उस वक्त इतना यहाँ पे एंट्रोपी में चेंज हो रहा है। उम्मीद है कि आपको दिख रही होंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये बातें तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो बात मैं बता रहा हूँ उसको समझ लेना है। अब ये तो हो गया हमारा, ये वाला केस हो गया हमारे पार्टिकल की वजह से, और ये केस हो गया हमारा हीट की वजह से, ठीक है। लेकिन अब जो बात मैं बता रहा हूँ वो समझना। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार ये जो हमारा फर्स्ट फेज है, इस फर्स्ट फेज से सेकंड फेज की तरफ जब पार्टिकल जाता है तो यहाँ कुछ ना कुछ रिएक्शन भी हो रही होगी, और जो रिएक्शन हो रही होगी उसकी वजह से भी एंट्रोपी में चेंज आ रहा होगा। तो ये बात को हमें यहाँ पे क्या है नोट करना चाहिए कि क्या बात को कि जब फेज 1 से क्या होगा, फेज 2 की तरफ क्या होंगे, पार्टिकल जाते हैं या पार्टिकल जाएंगे, तो यहाँ रिएक्शन भी हो सकती है। तो यहाँ रिएक्शन भी होगी ना भाई, जब पार्टिकल मूव करेंगे तो रिएक्शन भी क्या होंगी, रिएक्शन भी पॉसिबल है, रिएक्शन भी हो सकती है। यहाँ पे पार्टिकल आपस में रिएक्शन कर सकते हैं, या फेज 1 में ही पार्टिकल रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि जब रिएक्शन भी होगी तो हमें ये भी देखना पड़ेगा, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा हमें यह भी देखना पड़ेगा कि रिएक्शन के कारण, किसके कारण बच्चों, रिएक्शन के कारण कितनी एंट्रोपी में चेंज हो रहा है, रिएक्शन के कारण कितनी एंट्रोपी में चेंज हो रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। ये भी हमें यहाँ पर एक चीज़ लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये फैक्टर भी हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा, रिएक्शन के कारण कितनी एंट्रोपी में चेंज हो रहा है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी हम देखते हैं बच्चों। तो ये बात ध्यान रखना कि यार यहाँ फेज 1 से फेज 2 की तरफ केवल हीट ही नहीं जा रही है, केवल नंबर ऑफ पार्टिकल मास ही नहीं जा रहा है। यहाँ पर एक और बड़ी विशेष बात हो रही है, क्या हो रही है, यहाँ पर पार्टिकल आपस में क्या कर रहे हैं, पार्टिकल आपस में अभिक्रिया भी तो कर रहे हैं, यहाँ पार्टिकल अभिक्रिया भी तो कर रहे हैं। और इस अभिक्रिया के कारण क्या होगा, इस अभिक्रिया के कारण यहाँ पे क्या होंगी, रिएक्शन होंगी, और रिएक्शन के कारण भी क्या होगी, एंट्रोपी में चेंज हो सकता है। अब ये रिएक्शन के कारण जो एंट्रोपी में चेंज होगा उसको हम कैसे दर्शाएंगे, ठीक है। तो रिएक्शन के कारण जो एंट्रोपी में चेंज होगा उसको कैसे समझते हैं, तो उसको समझने के लिए बच्चों ये जो पीछे वाला फैक्टर है, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। इस वाले फैक्टर को याद रखना, ठीक है। तो रिएक्शन के कारण जो हमारी एंट्रोपी में चेंज होता है उसको समझते हैं, वो उसका क्या फॉर्मूला होगा उसको समझेंगे। तो आप इस वाले पीछे वाले टर्म को ज़रूर हमेशा ध्यान रखना, बस इसी की हेल्प से हम
इस बात को भी पता करेंगे कि रिएक्शन के कारण कितनी एंट्रोपी में चेंज हो रहा है। चलिए इसको लिख भी लेते हैं कि भाई -1/T, ठीक है, सिग्मा म्यू आई डी एन आई की सहायता से क्या निकालेंगे, इसकी हेल्प से हम पता करेंगे, इसकी हेल्प से पता करेंगे कि रिएक्शन के कारण कितनी एंट्रोपी में चेंज होगा, कितनी एंट्रोपी चेंज होगी। बस ये समझ लो कितनी एंट्रोपी चेंज होगी, इसको हम इस फैक्टर से पता करेंगे, ठीक है, चेंज होगी, इसको पता करेंगे हम, ठीक है, चेंज होगी, इसको हमें पता करना है। थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं ये, ओके, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं बच्चों, ओके। तो कितनी एंट्रोपी में चेंज होगा इसको पता करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे पता करते हैं इसको समझ लो। तो इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं। अब यहाँ देखना है बच्चों, आप यहाँ देखेंगे कि ये जो DNI है, अब ये मान लेते हैं रिएक्शन के कारण मोल्स में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसा मान लेते हैं, अब हम ऐसा मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम ऐसा मानते हैं कि जो ये DNI है मोल्स में चेंज रिएक्शन के कारण होता है। अभी मान लेते हैं, DNI रिएक्शन के कारण मोल्स में चेंज हो रहा है, ऐसा हम मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। हम ये मानते हैं कि भाई रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन की वजह से ये DNI मोल्स में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो DNI क्या है, रिएक्शन के कारण मोल में परिवर्तन है, ऐसा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो अब आपको ये याद रखना है, तो ऐसे में क्या होता है, तो ये जो हमारी DNI है, ये DNI हमारा प्रोपोर्शनल होगा इस बात की कि कितनी ज़्यादा हमारी रिएक्शन हुई है, इस बात के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये एक बहुत ही सिंपल सी बात मैंने यहाँ पे लिख दी है, बहुत ही सिंपल सी बात लिख दी है मैंने कि भैया जितना ज़्यादा मोल में चेंज होगा उतनी ज़्यादा तो रिएक्शन होगी, अब आप पूछेंगे DE क्या है, तो ये DE कुछ नहीं है, ये है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि कितनी ज़्यादा रिएक्शन हुई है, ठीक है। इसको ये DE जो है प्रदर्शित कर रहा है। ये एक तरीके से हमारा क्या है, ये हमारा एक प्रकार से एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, हम यहाँ इसको कह सकते हैं कि कितनी हमारी रिएक्शन जो है वो हो रही है, वो DE दर्शा रहा है। तो यार जितने ज़्यादा मोल्स चेंज होंगे, जो ये फेस A से फेस 2 में जब जा रहा है या फेस A के अंदर ही रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन के होने के कारण मोल्स में कुछ परिवर्तन आ रहा है, और ये जो मोल्स में परिवर्तन आ रहा है, ये मोल्स में परिवर्तन को हम कुछ देर के लिए DNI से अगर हम इसको प्रदर्शित करना शुरू कर देंगे, तो फिर ये DNI हमें बताएगा जितना ज़्यादा मोल्स में परिवर्तन होगा उतना ज़्यादा क्या होगी, रिएक्शन होगी। ये हमें बहुत सिंपल तरीके से मालूम चल रहा है यहाँ पे, ये बहुत ही सिंपल बात है। अब देखो DNI इक्वल टू हम कर लेंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और यहाँ पे एक कांस्टेंट देंगे न्यू आई, यहाँ पे एक कांस्टेंट दे दिया न्यू आई, फिलहाल के लिए एक ये हमारा कोफिशिएंट हो गया, रिएक्शन कोफिशिएंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हमारा DNI लिखा हुआ है, इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इस DNI को क्या कर सकते हैं, इस DNI को हम क्या किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। इस DNI की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये म्यू आई और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन DE लिख सकते हैं, ठीक है। अतः तो अब क्या करना है हमने, तो एंट्रोपी की बात कर रहे हैं। अतः एंट्रोपी जो अभी तक किस वजह से पैदा हो रही थी, नंबर ऑफ मोल के ट्रांसफ़र होने की वजह से हम जिस एंट्रोपी की बात कर रहे थे, अब हम नंबर ऑफ मोल रिएक्शन की वजह से बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम उसको रिएक्शन होने के टर्म में जब लिखेंगे, अतः एंट्रोपी जो कि रिएक्शन होने की वजह से, थोड़ा ये मेरा स्लो चल रहा है, रिएक्शन होने के कारण प्रोड्यूस होगी या चेंज होगी, ठीक है, प्रोड्यूस होगी, जो रिएक्शन होने के कारण प्रोड्यूस होगी, एक सेकंड लगेगा,
रिएक्शन होने के कारण प्रोड्यूस, थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं बच्चों, रिएक्शन होने के कारण क्या होगी, रिएक्शन होने के कारण प्रोड्यूस होगी, उस एंट्रोपी को हम कैसे दर्शाएंगे। तो एंट्रोपी जो रिएक्शन होने के कारण प्रोड्यूस हो सकती है उसको कैसे दिखाएंगे, माइनस, अभी तक कैसे दिखा रहे थे हम, ये था ना हमारा एंट्रोपी प्रोडक्शन का फॉर्मूला, ठीक है। जब हमारे पार्टिकल्स, जब हमारा मास ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये फॉर्मूला था हमारे एंट्रोपी प्रोडक्शन का। फिर से ये समझ लो कि जब हमारा मास ट्रांसफ़र हो रहा था, जब हमारा मास जा रहा था, तो ये हमारी क्या है, एंट्रोपी प्रोडक्शन का फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे हम इसी चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, इसी चीज़ को अब रिएक्शन होने के टर्म में जब हम चेंज कर रहे हैं, मान ले रहे हैं कि यहाँ पे DI N ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसा ना मानते हुए हम मान ले रहे हैं कि भैया DNI क्या है, DNI हमारा कितने पार्टिकल्स चेंज हुए जब रिएक्शन हुई, वो अगर हमारा DNI है तो DNI किसके प्रोपोर्शनल होगा, कितनी रिएक्शन हुई है उसके प्रोपोर्शनल होगा। मुझे लगता है मेरी बात समझ रहे होंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, इस DNI के जगह पे क्या रख दूंगा, ये रख दूंगा μI/DE रख दूंगा, तो क्या बन जाएगा देख लीजिए। तो वहाँ पे एंट्रोपी क्या बन जाएगी, -1/T, ठीक है, -1/T सिग्मा μI, फिर हमारा हो जाएगा μI/DE, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, ये बड़ी हमारे पास इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई है, इसको बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए। तो ये वो एंट्रोपी है जो तब पैदा हो रही है, जो तब बन रही है, जो तब जनरेट हो रही है जब हमारे फेस 1 से फेस 2 की तरफ जब पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वो जब रिएक्शन में भाग ले रहा है, अगर वो रिएक्शन उसके बीच में हो जाए, वहाँ पार्टिकल आपस में रिएक्शन कर जाएं, तब हमारी इतनी एंट्रोपी क्या है, प्रोड्यूस होगी, इतनी एंट्रोपी बनेगी। समझ रहे होंगे ना आप मेरी बात को, समझ गए, नहीं समझे एक बार दोबारा समझ लो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि यार एंट्रोपी तो हमारी जो है, हम किस बात को पढ़ रहे हैं यार, ये फेस 1 से फेस 2 की तरफ, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। फेस 1 से फेस 2 की तरफ हमारा हीट का मूवमेंट हो रहा है, तब इतनी एंट्रोपी बनेगी। हमारा मास का मूवमेंट होगा तो इतनी एंट्रोपी बनेगी। गॉट इट, हो गया। तो जब फेस 1 से फेस 2 की तरफ जाएगा तो केवल मास का मूवमेंट नहीं होगा, केवल हीट का मूवमेंट नहीं होगा, वहाँ पर तो पार्टिकल आपस में रिएक्शन भी करेंगे। वहाँ पहले या तो फेस 1 के अंदर ही पार्टिकल रिएक्शन कर जाएं, या फेस 2 के अंदर जाके पार्टिकल रिएक्शन करें, या सारी संभावना, यानी कि रिएक्शन की वजह से भी यहाँ पे क्या होंगे, हमारे पार्टिकल्स में बदलाव आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि रिएक्शन भी हो रही है, फेस 1 से फेस 2 की तरफ जाते वक्त रिएक्शन भी हो रही है यार, जब रिएक्शन होगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल में चेंज आ जाएगा, तो और नंबर ऑफ पार्टिकल में चेंज आ जाएगा तो एंट्रोपी में चेंज आ जाएगा। इसका मतलब रिएक्शन के कारण भी क्या होगी, एंट्रोपी चेंज होगी। अब यार ये रिएक्शन के कारण जो एंट्रोपी चेंज हो रही है उसका क्या फॉर्मूला होगा, तो उसका फॉर्मूला निकालने के लिए इसी को यूज़ करना पड़ेगा। ये जो -1/IT सिग्मा μI/DNI है, इसी को यूज़ करना पड़ेगा। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करने के लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यार ये DNI अभी हमारा क्या है, रिएक्शन की वजह से नंबर ऑफ मोल्स में चेंज है। अगर हम रिएक्शन की बात कर रहे होंगे तो DNI क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम रिएक्शन की बात कर रहे होंगे तो DNI हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्शन के कारण नंबर ऑफ मोल्स में चेंज होगा। अब DNI जो होता है, DNI यानी कि नंबर ऑफ मोल में जो चेंज है, वो हमारा इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी रिएक्शन हुई है, क्योंकि जितनी ज़्यादा रिएक्शन हुई होगी उतना ही ज़्यादा तो नंबर ऑफ मोल में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो DNI इक्वल प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रिएक्शन कितनी हो रही है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हम DNI इक्वल टू क्या कर देंगे, यहाँ पे कांस्टेंट दे देंगे μI, ठीक है, इसको μI बोलते हैं, ये कांस्टेंट हो गया, रिएक्शन कोफिशिएंट बोलेंगे इसको। तो अब ये DNI को जैसे ही हम इस एक्सप्रेशन में रखेंगे, यहाँ पे जैसे ही DNI को रखेंगे तो हमारी एंट्रोपी किस टर्म में आ जाएगी, कि कितनी रिएक्शन हुई है उस टर्म में हमारी एंट्रोपी आ जाएगी। तो हमारी एंट्रोपी कितनी रिएक्शन हुई है, भाई तुम समझ रहे हो मेरी बात को, कितनी रिएक्शन हुई है उस टर्म में हमारी एंट्रोपी आ जाएगी, ठीक है। समझ लो इस चीज़ को कि कितना रिएक्शन हुआ है उस टर्म में हमारी एंट्रोपी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ गई हमारी एंट्रोपी रिएक्शन के टर्म में। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमने थोड़ा सा इसको और हल्का सा मॉडिफाई करते हैं। चलिए थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के लिए हम थोड़ा ऐसा करते हैं, चलो ब्लू उठा लेते हैं। तो अब हम जो आपको बताएंगे इस ऊपर की रिएक्शन को, ऊपर की इक्वेशन को
ऊपर की इक्वेशन को हम एफिनिटी के टर्म में, एफिनिटी ऑफ रिएक्शन, एफिनिटी ऑफ रिएक्शन ए के टर्म में लिखेंगे। एक नया टर्म है, इस टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं, ए के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसा जैसा बुक्स में आपको समझाया गया वैसा वैसा मैं भी इसको लिखते चल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा तो काम यहाँ पे हो गया था। मैंने तो आपको रिएक्शन की जो रिएक्शन होने से, ये रिएक्शन के होने से एंट्रोपी कितनी बनेगी उसका एक रिलेशन आपको मैंने यहाँ बता दिया। लेकिन थोड़ा सा मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा सा मुझे इस ऊपर वाले इस वाली इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, एफिनिटी ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्शन कितनी हो सकती है, कि रिएक्शन कितनी होने की संभावना है, उसके आधार पे मैं इस ऊपर वाली रिएक्शन को लिखना चाह रहा हूँ। तो चलिए लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखोगे आप, अब जो हमारा एफिनिटी का क्या मतलब होता है, एफिनिटी का मतलब ये होता है, एफिनिटी का मतलब कितनी रिएक्शन आसानी से होगी उसको कहते हैं एफिनिटी। और कितनी रिएक्शन आसानी से होगी ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि म्यू कितना कम हो रहा है, म्यू कितना क्या हो रहा है, म्यू का मान कितना माइनस में है, ठीक है। यानी कि इस चीज़ को, ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर, इतना फैक्टर, ये वाला फैक्टर क्या करता है, एफिनिटी ऑफ रिएक्शन को दर्शाता है। या सिंपली ये कहें, नेगेटिव के साथ लेना पड़ेगा बेटा इसको हमें। तो एफिनिटी ऑफ रिएक्शन जो होती है, ये समझ लो कि यार ऐसा होता है, एफिनिटी ऑफ, इसको ऐसे समझ लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। एफिनिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू आई के, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। एफिनिटी ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, म्यू आई के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। क्यों यार, ये म्यू आई क्या होता है, म्यू आई का मतलब है केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। म्यू आई का मतलब क्या है, केमिकल पोटेंशियल है हमारा म्यू आई, ठीक है, केमिकल पोटेंशियल। अब जितना ज़्यादा केमिकल पोटेंशियल होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, रिएक्शन होगी, ठीक है। ये केमिकल पोटेंशियल क्या है, एक तरह से आपने पढ़ा है इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। अगर आप समझ नहीं आ रहा, आपको याद नहीं है, तो आप अभी रट लो इस बात को कि यहाँ पर ये अभी क्या है, इंटरनल एनर्जी है विथ नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल के बदलने से कितनी इंटरनल एनर्जी बदलती है उसको हम कहते हैं केमिकल पोटेंशियल। अब केमिकल पोटेंशियल भाई जितना ज़्यादा होगा, केमिकल पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा, यानी कि उतनी ज़्यादा क्या होगी, इंटरनल एनर्जी होगी, ठीक है। फिर से समझ लो एक बार मैं जो बोल रहा हूँ, केमिकल पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होती है ये हमारी एफिनिटी ऑफ रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये जो म्यू आई है, ये जो म्यू आई है, ये हमारा क्या है, केमिकल पोटेंशियल है, ये हमारा केमिकल पोटेंशियल है। और इसका क्या मतलब है, इस केमिकल पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज विथ नंबर ऑफ मोल्स, ये समझ लो, ठीक है। अब यार जितनी ज़्यादा हमारा केमिकल पोटेंशियल होगा, जितना ज़्यादा म्यू आई होगा, उतना ज़्यादा हमारा केमिकल पोटेंशियल होगा। जितना ज़्यादा हमारा केमिकल पोटेंशियल होगा, जितना ज़्यादा हमारा केमिकल पोटेंशियल होगा, उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, इंटरनल एनर्जी होगा, ठीक है। और जितनी ज़्यादा हमारी इंटरनल एनर्जी होगी, या सब्सटेंस के अंदर जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी ना, सब्सटेंस के अंदर जितनी ज़्यादा क्या होगी, इंटरनल एनर्जी होगी, सब्सटेंस उतना ही जल्दी जल्दी क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, अनस्टेबल होगा ना उतना ही रिएक्शन करेगा। और फिर वो ऐसे सब्सटेंस को बनाएगा जिसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो हमारा एफिनिटी है वो हमारे पोटेंशियल के क्या होनी चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। और यहाँ पे एक और बड़ी खास बात है, ये माइनस यहाँ पे हमें साइन लगाना पड़ेगा। क्यों माइनस साइन लगाना पड़ता है, क्योंकि जब रिएक्शन होती है, जब रिएक्शन होती है तो उस वक्त इंटरनल एनर्जी क्या है, घटती है। समझ लो फिर से, जब रिएक्शन होगी, मैं कह रहा हूँ कि एफिनिटी ऑफ रिएक्शन ना, मतलब रिएक्शन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो रिएक्शन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी वो डिपेंड करता है कि इंटरनल एनर्जी घट रही है कि नहीं घट रही है। अगर इंटरनल एनर्जी घट रही है इसका मतलब केमिकल पोटेंशियल घट रहा है, ठीक है, केमिकल पोटेंशियल घट रहा है। इंटरनल एनर्जी घट रही है इसका मतलब स्टेबल अनस्टेबल चीज़ स्टेबल चीज़ें बदल रही है। नहीं समझे आप मेरी बात को, नहीं समझे, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, थोड़ा सा आप मुझे समय दीजिएगा, आप ये बात समझ जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया केमिकल पोटेंशियल एक तरह से एनर्जी है, मान लो मैं बोल रहा हूँ ये रिएक्टेंट है, फिर मैं बोल रहा हूँ ये प्रोडक्ट है, इसकी एनर्जी हमारी क्या होनी चाहिए, हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी हमारी एनर्जी क्या होनी चाहिए, हमेशा कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा जो केमिकल पोटेंशियल है, ये डिफरेंस जो है हमारे केमिकल पोटेंशियल का, ये जो हमारे केमिकल पोटेंशियल का डिफरेंस है, ये हमेशा किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, ठीक है। समझ गए, मतलब ये जो एफिनिटी होती है
वो केमिकल पोटेंशियल के एक्चुअली डिफरेंस के उसके चेंज के बराबर प्रोपोर्शनल होती है। और ये चेंज जितना ज़्यादा होगा माइनस में चेंज जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा रिएक्शन होगी, समझ गए? क्योंकि भाई ये अगर हमारा ये ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कम है, तो ये माइनस में आंसर क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि कम हो रहा है ना मान, तो माइनस में आंसर ज़्यादा होगा। यानी कि यार इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसकी एनर्जी बहुत कम है, इसका मतलब बहुत ही बढ़िया रिएक्शन होगी। यानी कि जितना माइनस में आंसर होगा इसका मतलब प्रोडक्ट उतना ही स्टेबल होगा और उतनी ही ज़्यादा हमारी रिएक्शन की एफिनिटी होगी। यानी कि जो रिएक्शन की एफिनिटी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो हमारी जो हमारा केमिकल पोटेंशियल है उसके माइनस के क्या है? प्रोपोर्शनल है, ठीक है? तो ये बात को समझ लीजिए, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, मुझे लगता है ये बात समझ में आ रही होगी, आप अपने हिसाब से दूसरे शब्दों में भी इसको समझ सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर इसको हटा के यहाँ पर हम दे देते हैं क्या, यहाँ पे हम दे देते हैं एक कोफिशिएंट जिसको हम रिएक्शन कोफिशिएंट कहते हैं, सेम ऊपर वाले की तरह होगा। और क्योंकि ये n पार्टिकल्स के लिए होगा इसलिए इसमें यहाँ पे सिग्मा लगा देते हैं हम, ठीक है? मतलब सभी पार्टिकल्स के लिए अगर देखेंगे तो सभी पार्टिकल का जोड़ना पड़ेगा हमें, तो सिग्मा लगा देंगे। इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इसकी जगह पे सिग्मा म्यू आई वी आई की जगह पे हम क्या लिख देंगे? एफिनिटी ए लिख देंगे। तो यानी कि हमारा जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये हम नोट कर लेंगे बच्चों और समझ भी लेंगे इसको कि केमिकल पोटेंशियल जितना घटता रहेगा, जितना वो घटेगा उतना ही ज़्यादा हमारी एफिनिटी भी होगी। इसका प्रोपोर्शनल करना है, उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं करना। तो केमिकल पोटेंशियल जितना घटना चाहिए, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जाते वक्त, यानी कि भैया केमिकल पोटेंशियल अगर घट रहा है तो इसका मतलब एनर्जी भी घट रही है। इसका मतलब एनर्जी चेंज कैसा आएगा? माइनस में आएगा। तो माइनस ऑफ केमिकल पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होता है एफिनिटी, ठीक है? तो जितना घट रहा है, जितना केमिकल पोटेंशियल घटेगा उतना ही तो प्रोडक्ट स्टेबल होगा, उतनी ही तो रिएक्शन चलेगी फास्ट, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? इसकी जगह पे हम एफिनिटी लिख देंगे। तो हमारा बच्चों एंट्रोपी किसके इक्वल हो जाएगा? एंट्रोपी जो कि रिएक्शन की वजह से जब हमारा n पार्टिकल जब हमारा फेस 1 से फेस 2 की तरफ जब हमारे पार्टिकल जा रहे हैं, उस वक्त जब रिएक्शन हो रही है, उस वक्त जब यहाँ आपस में रिएक्शन हो रही है, तो वहाँ पे कितनी इंट्रोपी का प्रोडक्शन होगा? वो हमारा बराबर हो जाएगा -1/T। और यहाँ पे हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? सिग्मा म्यू आई वी आई की जगह पे लिखेंगे हम ADE, ठीक है? तो हमारे पास बच्चों ये फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, मैंने क्या कहा था आपका, ये पूरे अच्छा माइनस के इक्वल होता है ना, तो यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे हम, तो ये माइनस को लेके होता है, ये माइनस सिग्मा म्यू आई वी आई को हटा देंगे। तो इसकी जगह पे इस माइनस को ले लेंगे, माइनस सिग्मा म्यू आई यू आई की जगह पे क्या ले लेंगे हम? ए ले लेंगे। तो ये बच्चा हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया एंट्रोपी जो कि प्रोड्यूस हो रहा है जब रिएक्शन हो रही है। तो बेटा हमारे पास अब क्या है? अतः अब हम लिखेंगे एंट्रोपी प्रोडक्शन फर्स्ट और सेकेंड फेस के बीच में कैसे लिखी जा सकती है? निम्न प्रकार से लिखी जा सकती है। इसको निम्न प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो तीन चीज़ों की वजह से हमारी क्या हो रही है? एंट्रोपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं? एक तो भैया हीट की वजह से हो रहा है। हीट की वजह से एंट्रोपी का प्रोडक्शन होता है dQ/dt। और एक हो रहा है जो हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स जा रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जा रहे हैं उसकी वजह से जो एंट्रोपी का प्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है हमारा μI/dNi, ठीक है? और प्लस और हमारी जो रिएक्शन की वजह से एंट्रोपी हो रही है उसका फॉर्मूला क्या निकल गया? उसका फॉर्मूला निकल गया A/T, ठीक है? देखो ना ये फॉर्मूला यहाँ पे A/T/dE। तो A/T/dE, तो ये हमने जो है ये हमने देख लिया। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जब हमारा सिस्टम के ए फेज से जब सेकेंड फेज की ओर तीन चीज़ें मूव करेंगी, हीट तो ये होगी इंट्रोपी, मास तो ये होगा इंट्रोपी, और अगर रिएक्शन हो गई तो ये होगी इंट्रोपी, ठीक है? तो ये हमने देख लिया। लेकिन यही चीज़ क्या है? ये तो एक कॉमन फार्मूला बन गया। अब ये चीज़ मैंने बोला कि फेज़ 1 से फेज़ 2 की तरफ जब ये तीन चीज़ें जाएंगी तब हमारा इतना इंट्रोपी का चेंज होगा। वैसे उल्टा भी तो हो सकता है
फेस 2 से फेस 1 की तरफ भी हमारी जो है सब्सटेंस मूव करेंगे, हमारा हीट मूव करेगा या रिएक्शन होगी, तो उस वक्त क्या एंट्रोपी होगी, सेम यही चीज़ लिखनी पड़ेगी, बस 2 लिख देंगे। लेकिन एक और चीज़ हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, वो क्या है भाई, मैंने कहा आपको कि ये जो हमारा पूरा सिस्टम है ये सराउंडिंग के साथ क्या है, ये सराउंडिंग के साथ क्लोज्ड है। आपस में तो ओपन है, ये आपस में ओपन, लेकिन सराउंडिंग के साथ क्या क्लोज है। इसका मतलब सराउंडिंग से ये क्या ले सकते हैं, हीट ले सकते हैं, सराउंडिंग से हीट ले सकते हैं। इसका मतलब सराउंडिंग की हीट से भी इनकी क्या होगी, एंट्रोपी चेंज होगी, उसको भी हमें लेना पड़ेगा। तो ये हम अगली वीडियो में, अगली क्लास में समझने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बस अगली क्लास फाइनल क्लास होगी जिसमें हम लास्ट एक्सप्रेशन को डिराइव कर लेंगे। कहीं पर कोई बात नहीं आ रही होगी समझ में तो प्लीज़ पूछिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए।